हेलो एस्पिरेंट्स, अभी का ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अभी के सेशन में हम लोग महात्मा गांधी की इंडिया में साउथ अफ्रीका से एंट्री और उसके साथ उनकी डिमांड्स और कैसे उन डिमांड्स ने रूप दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, वो चीज़ नोटिस करेंगे। तो चलिए, अनअकैडमी के इस सेशन में मैं नवदीप आपको इस बारे में थोड़े विस्तार में बताता हूं। हुआ ये कि गांधी जी की एंट्री इंडिया में होती है 1915 में। अब यहां पर डेट लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। डेट लाइन की ओर हम लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेंगे क्योंकि यही डेट लाइन आपको इस पॉलिटी के सब्जेक्ट को मॉडर्न हिस्ट्री के साथ जोड़ने में हेल्प करेगा। हमें कुछ डेट्स याद रखनी है। 1885 जब कांग्रेस पार्टी बनती है, 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, और उसके बाद 1906 मुस्लिम लीग का बनना, और उसके बाद सीधे 1915 जब महात्मा गांधी की एंट्री होती है। ये कुछ डेट्स आपको मॉडर्न हिस्ट्री के साथ रिलेट करके यहां पर पढ़नी है। जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तब मेरे को और आपको एक चीज जरूर ध्यान में रखना है। हमें ये याद रखना है कि हम पढ़ तो पॉलिटी रहे हैं लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में साइड में इस वक्त क्या चल रहा है, तभी हमें इन टॉपिक्स की थोड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग आएगी। क्लियर? अब यहां देखिए, तो शुरुआत हम करेंगे 1915 से। अगर हम डायरेक्टली 1915 पढ़ें बिना थोड़ा सा भी बैकग्राउंड पता किए तो थोड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। तो भले ही 1950 में गांधी जी इंडिया आते हैं, लेकिन तब तक इंडिया में हो क्या चुका है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अभी तक इंडिया में हो क्या क्या चुका है। अभी तक इंडिया में पहले एक कंपनी आई, बैटल ऑफ प्लासी से कंपनी ने अपने पास इंडिया का कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। हमारे पास फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 आई, रिवॉल्ट ऑफ 1857। फिर हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसे नाम दिया गया एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया। क्योंकि इसी टाइम पे इंडिया का जो रूल था वो ट्रांसफर हुआ फ्रॉम कंपनी टू क्राउन। ओके, फिर हमारे पास एक और ऑफिस आया, काफी चीजें हुई, जैसे वाइसरॉय का ऑफिस आया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस आया। फिर हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट आए, आपको याद होगा 1861, 1892, 1909। लेकिन इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी इंडियन काउंसिल एक्ट्स आए, भले ही वो 1861 हो, 1892 हो या 1909 हो, इस सब में फोकस था इंडिया को लॉ मेकिंग पावर्स के साथ जोड़ने का। जो इंडियंस हैं उनको किसी तरीके से लॉ मेकिंग पावर के साथ जोड़ा जाए, यानी इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 1853 में बन चुकी थी उसके साथ इंडियंस को जोड़ा जाए। लेकिन अभी वास्ट इंडिया जो कि रूरल इंडिया में रहता था वो अभी भी ब्रिटेन की गवर्नेंस सिस्टम से बहुत बाहर था। ओके, इसके बाद भी सॉ कि कांग्रेस पार्टी बनती है जिसे पॉलिटिकल वॉइस कहा गया इंडिया का। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। इसमें ऑफ कोर्स बनाने में एक रोल ए ह्यूम का भी आता है, एक सेफ्टी वॉल का कंसेप्ट भी आता है जो हम मॉडर्न में पढ़ चुके हैं। देन हम देखते हैं कि ये इनिशियली जो ये कांग्रेस थी इट वाज लेड बाय मॉडरेट्स। अब आप बोलेंगे मॉडरेट्स क्या थे? मॉडरेट्स वही थे कि जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश की गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से इन्फ्लुएंस थे, मिडिल क्लास से आते थे, इंग्लिश एजुकेटेड थे। दे डिडंट वांट ब्रिटिशर्स टू कंप्लीटली लीव द इंडिया। बस वो ये चाहते थे कि किसी तरीके से हम लोग भी यानी इंडियंस भी ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बने।
देन वी हैव मॉडरेट्स का पहला फेलियर होता है 1906 1905 विच वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल, और इन्हीं के अपोजिट में एक नई वॉइस खड़ी हो जाती है, दैट वाज मुस्लिम लीग। तो यहां से कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट शुरू होता है। वी ऑल्सो सॉ कि ड्यूरिंग दिस सेम टाइम जब पार्टीशन ऑफ बंगाल चल रहा था, तब डिमांड फॉर स्वदेशी एंड स्वराज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी। स्वदेशी वॉज मेक इन इंडिया, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, बट वी विल टेक द डिमांड फॉर स्वराज। स्वराज वॉज द सेल्फ रूल, कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, इंडियंस शुड बी इन द गवर्नमेंट। भले ही हमारी हेड ऑफ स्टेट क्वीन हो, ब्रिटिशर्स हो यहां पर, ब्रिटिशर्स बिल्कुल खत्म ना हो, बट इंडियन शुड बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज द इंडियंस हु शुड हैव द राइट टू गवर्न द इंडियंस। तो यहां से जो चीज, जो डिमांड सबसे प्रोमिनेंट थी, जो आगे हमारी स्ट्रगल का जो पूरे का पूरे एक हिसाब से डिजाइन बनाएगा, जो फ्रेमवर्क बनाएगा, वो थी डिमांड। इसी टाइम पे वी सी कि साउथ अफ्रीका में देयर वाज ए पॉपुलैरिटी ऑफ ए लीडर हु यूजेस अनकन्वेंशनल वेज। अगर हम मॉडरेट्स देखेंगे, जो यहां पर मॉडरेट्स थे, मॉडरेट यूज टू अडॉप्ट 3P मेथड। इनका 3P मेथड होता था, प्रेयर्स, पिटीशंस एंड प्रोटेस्ट। बट इंडिया सुन रहा था कि साउथ अफ्रीका में एक बंदा है जो इंडियंस के लिए वहां लड़ रहा है, लेकिन वो पीसफुली लड़ रहा है, वो नॉन वायलेंस मेथड का यूज कर रहा है। एंड वहां से हमें पता चला अबाउट द गांधी, हमें पता चला अबाउट द गांधीयन सत्याग्रह। एंड ओवर द टाइम जहां पे इंडिया में ये सब चल रहा है, कांग्रेस चल रहा है, जब तक मॉडरेट्स का राइज चल रहा है, डिमांड्स चल रहा है, इंक्लूजन इन द गवर्नमेंट चल रहा है, लेजिस्लेशन चल रहा है, इस सब में हम लोगों ने सुना कि साउथ अफ्रीका से रिजल्ट आ रहा है। वो बंदा जो भले ही बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल मेथड्स के साथ स्ट्रगल को आगे ले जा रहा था, वो वहां पर रिजल्ट्स दे रहा है। पीपल आर फॉलोइंग हिम एंड ब्रिटिशर्स कैन नॉट कंट्रोल द मेथड्स दैट ही इज यूजिंग। इसीलिए ही वाज इनवाइटेड टू इंडिया बाय हिज पॉलिटिकल गुरु गोखले। याद रखिएगा, गोखले वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। गांधी 1915 में इंडिया आते हैं। गांधी जी ये देखते हैं कि ये सारा जो फ्रेमवर्क चला अभी तक, इसने अभी तक रूरल इंडिया को कनेक्ट नहीं किया है। रूरल इंडिया के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। गांधी जी के हिसाब से ये जो भी चल रहा था, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो रही थी, उसका जो भी पॉलिटिकल रिस्पांस आ रहा था, चाहे कांग्रेस बने, इट वाज जस्ट ए अर्बन मिडिल क्लास रिस्पांस। गांधी जी का साफ साफ कहना था कि रियल इंडिया को आपने कनेक्ट किया ही नहीं। इसीलिए गांधी जी जब इंडिया आते हैं, वो डायरेक्टली पॉलिटिकल स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करते ही नहीं। ही ट्रेवल्स टू द इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, रूरल इंडिया, जिसे गांधी जी ने कहा था रियल इंडिया। यहां पर गांधी जी ने एक और काम किया, दैट वाज चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ द पीपल। कहीं ना कहीं हम इंडियंस ये समझते थे कि हम लोग ब्रिटिशर्स के स्लेव्स हैं। दो चीजें होती है, देखिए, एक चीज होती है स्लेवरी एंड द सेकंड थिंग इज कॉलोनी। हमारे पास बेसिकली 4 राइट्स होते हैं। हमें 4 राइट्स मिलते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सिविल। 4 राइट्स होते हैं हमारे पास। जस्ट फॉर बीइंग बोर्न एज ए ह्यूमन,
हमारे पास होता है ह्यूमन राइट भी। गांधी जी ने कहा कि इंडियंस के मन में एक मिसकंसेप्शन है, दैट मीन्स इंडियंस को लगता है कि वी आर स्लेव्स, गुलाम। गांधी जी को पता था कि बेसिकली हम कॉलोनी है, हम ब्रिटिश की कॉलोनी है, इंडिया इज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, नॉट द स्लेव, हम स्लेव स्टेट नहीं है। अब ये समझाना इंडियंस को इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि दोनों से फिर आजादी लेना अलग है, दोनों से फिर आजादी लेने का तरीका अलग है। अब आप बोलेंगे गांधी जी कैसे कह रहे थे कि हम स्लेव्स नहीं, हम कॉलोनी है? वो आप ऐसे समझिए दैट अकॉर्डिंग टू गांधी, जो गांधी जी ने कहा कि जो स्लेव्स होते हैं उनके पास कोई भी राइट नहीं होता है, सोशल राइट नहीं होता, इकोनॉमिक राइट नहीं होते, वोट वोट तो दे नहीं सकते, पॉलिटिकल राइट नहीं होते, सिविल राइट्स नहीं होते, उन्हें डिमेन किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ह्यूमन राइट्स भी नहीं होते, इकोनॉमिक तो होते ही नहीं ना, सैलरी वगैरह मिलते ही नहीं उनको, सोशली उन लोगों को ऑफसेट करके रखा जाता है। दे डोंट हैव इवन द ह्यूमन राइट्स बिकॉज दे आर सोल्ड एंड परचेज लाइक कमोडिटीज। जैसे मार्केट में हम लोग आलू सब्जियां खरीदते हैं, ऐसे स्लेव्स को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। दैट मीन्स दे डोंट हैव ए ह्यूमन राइट्स। हम लोग इसी टाइम पे देखते हैं कि इन इंग्लैंड देयर वाज अ स्लेव मार्केट, लेकिन उस स्लेव मार्केट में देयर वर नो इंडियंस दैट वाज सोल्ड, देयर वर मोस्टली द अफ्रो अमेरिकन्स एंड अफ्रीकन्स जो स्लेवरी का शिकार हुए थे। तो इसीलिए गांधी जी कह रहे थे कि हम लोग स्लेव्स नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन राइट्स हैं। आप इमेजिन करिए, गांधी स्टडीड इन यूरोप, गांधी प्रैक्टिस्ड इन द यूरोप। हमारे काफी सारे, अगर आप लीडर्स पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं फॉरेन से ही पढ़ के आए थे। अगर इंडियंस के पास ह्यूमन राइट्स नहीं होते तो वो लोग फॉरेन कैसे पढ़ के आते, आप ये सोचिए। उसी के साथ हमारे पास गांधी जी ने साफ साफ कहा हमारे पास सोशल राइट नहीं है, इकोनॉमिक राइट नहीं है, पॉलिटिकल राइट नहीं है, सिविल राइट नहीं है, टैक्स बर्डन है हमारे ऊपर, वी आर नॉट अलाउड टू, देयर इज ए रेशियल सुपीरियरिटी अमंग द ब्रिटिशर्स जो इंडियन के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, देयर इज नो पॉलिटिकल ओपिनियन ऑफ इंडियंस, सिविल राइट्स तो है नहीं, मार्शल नॉन मार्शल रेशेस, ओके, बट वी हैव द ह्यूमन राइट्स। इसीलिए द ब्रिटिश इज एक्सप्लॉइटिंग अस फॉर economic gains. This is the major reason why British is overtaking us. इसीलिए गांधी ने कहा कि हम लोग कॉलोनी है, हम लोग स्लेव नहीं है। गांधी का ये चीज समझाना इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों स्लेवरी और कॉलोनी से निकलने का रास्ता जो होता है अलग होता है, एक अलग मेथड आपको अपनाना है। अगर आप फोर्स का यूज कर रहे हैं, आप वायलेंस का यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स यू वांट टू टेक अवे योरसेल्फ फ्रॉम द स्लेवरी। आप स्लेवरी से खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं, तब हम लोग फोर्स का यूज करते हैं। अगर हम देखें, हम लोगों ने देखा कि एथनिक वायलेंस बहुत ज्यादा हो गई, रेशियलिज्म के खिलाफ लड़ाई बहुत ज्यादा हो गई, पीपल आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दैट मीन्स वो स्लेव है। स्लेवरी से बाहर निकलने का एक बड़ा रास्ता यह है कि आप सिंपली फोर्स का यूज करें, आप वॉर छेड़ें, जंग छेड़ें, तब आप लोग बाहर जा सकते हैं, स्लेवरी से आप आजाद हो सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर किसी स्लेव को अपने मास्टर से आजादी लेनी है तो उसे फोर्स यूज करनी पड़ेगी। वेयर एज कॉलोनी से फोर्स के साथ निकला नहीं जाता, यू कांट यूज फोर्स। आपको अगर निकलना है तो देयर इज ए पॉलिटिकल मेथड, एक पूरा मेथड है, एक पूरा रूट है जो आपको फॉलो करना है। गांधी जी ने कहा अगर आपको इस कॉलोनी से निकलना है, तो गांधी जी की पहली बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट
ऐसे ही नहीं, उसे फादर ऑफ नेशन कहते उन्हें। उनकी पहली बड़ी अकम्पलिशमेंट ये थी कि उन्होंने इंडियंस को, स्पेशली रूरल इंडिया में जाके ये चीज क्लियरली समझा दी थी कि हम लोग, वी इंडियंस आर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, वी आर नॉट द स्लेव स्टेट ऑफ ब्रिटेन। और कॉलोनी का निकलने, कॉलोनी से आजाद होने का तरीका अलग है, स्लेवरी का अलग है। अक्सर फिर गांधी जी से पूछा गया कि डियर गांधी जी, बस हमें इतना बता दीजिए कि निकलना कैसे, व्हाट इज द वे दैट वी विल फॉलो। तो गांधी जी ने लाइन खींची जो आप पीछे देख रहे हैं। गांधी जी ने इस लाइन पे समझाया कि इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट कैसे चलेगी। गांधी जी ने कहा कि करंटली वी आर ए कॉलोनी, करंटली हम कॉलोनी है। हमारा गोल, इंडियंस का गोल इज नॉट ओनली टू गेट फ्रीडम बट टू बी सोवरेन। गांधी जी का गोल था कि हमें सोवरेन लेना है, कंप्लीट आजादी। गांधी जी ने कहा कि अगर हम नॉन वायलेंस और मेरी मेथोडोलॉजी से चलेंगे तो दिस इज अचीवेबल। 1915-16 में गांधी जी समझा रहे। बोला कितना टाइम लगेगा? गांधी जी बोला यही 60-70 साल लग जाएंगे। तो इंडियंस ने गांधी जी के सामने मुंह बनाया कि मालिक थोड़ा जल्दी कर दो यार, इतने में तो हमसे कुछ होना नहीं ना, थोड़ा सा आप जल्दी कर दें। तो गांधी जी का ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ब्रिटिश को बोलते हैं कि हमें इंडिया की फेडरेशन बना के दो। पहला स्टेप हम ये मांगेंगे कि इंडिया को फेडरेशन बना के दो। अभी ये चीज याद रखिएगा कि इतनी ज्यादा पॉलिटिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल लिटरेसी नहीं है इंडिया में। इसीलिए गांधी जी को पहले समझाना पड़ा कि ये फेडरेशन का मतलब क्या है और फेडरेशन बनेगी किसकी। गांधी जी ने कहा, डियर इंडियंस, अभी इंडिया में 2 भारत है। पहला भारत वो है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया वो इंडिया है दैट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स डायरेक्टली। ब्रिटिशर्स उसे कंट्रोल करते हैं। जैसे आप देखिए यहां पर बंगाल, मद्रास, ओके, लाहौर, दिल्ली, अवध, यहां पर डेक्कन भी आप देख सकते हैं। ये जो रेड वाली चीजें आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश इंडिया को डायरेक्टली कंट्रोल करता है ब्रिटिश। और आप देखेंगे यहां पर जो ग्रीन है, दीज आर द प्रिंसली स्टेट्स। इन्हें यहां के रूलर्स राज करते थे। प्रिंसली स्टेट्स पे यहां के जो रूलर्स होते थे वो लोग राज करते थे। अब आप बोलेंगे सर ये रूलर्स कहां से आ गए और ये इंडिया के बीच में कैसे? दैट मीन्स ब्रिटिश इंडिया को क्या इनसे खतरा नहीं है? मैं आपको बता दूं कि जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुई, तो उसके रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद में, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंडेड, ब्रिटिशर्स लेके आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें एक चीज हुई कि इंडिया का रूल फ्रॉम कंपनी टू क्राउन शिफ्ट हो गया। इंडिया का जो रूल है वो फ्रॉम कंपनी टू क्राउन शिफ्ट हो गया। यानी अब इंडिया डायरेक्टली क्वीन के पास चला गया। इंडिया डायरेक्टली क्वीन के पास चला गया। जब इंडिया क्वीन के पास गया तो उन्हें पता चला कि जो ब्रिटिश की एनेक्सेशन पॉलिसी थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले, जिसमें सब्सिडी रिलायंस है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, आउटराइट वॉर है, आप हिस्ट्री में जो पढ़ेंगे, उसे स्टॉप करें। हमें इंडिया में और ज्यादा अब लैंड नहीं चाहिए। जिन रूलर्स के पास जो लैंड है उन्हीं के पास रहने दीजिए।
उनसे लैंड लेने की जरूरत नहीं है, हमें और कॉन्क्वेस्ट नहीं करनी। द कॉन्क्वेस्ट पॉलिसी मस्ट स्टॉप। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है अंडर विच एक्ट द कॉन्क्वेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया स्टॉप्ड, तो आप बोलेंगे सर इट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। दूसरा इसका नाम है एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया। तो अब मतलब इन जो ये आप ग्रीन वाली स्टेट्स देख रहे हैं जिन्हें प्रिंसी स्टेट कहा गया, इन पे कब्जा नहीं हो सकता। उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग थे, वाइसरॉय थे, उनसे पूछा गया कि हाउ विल यू कंट्रोल देम, आप इन्हें कंट्रोल कैसे करोगे? कल ये भी अटैक कर सकते हैं, ब्रिटिश इंडिया पे तो अटैक कर ही नहीं सकते ना। ग्रीन वाले देखिए सेंटर में। तो लॉर्ड कैनिंग ने बोला हम इन प्रिंसली स्टेट्स को एक एग्रीमेंट साइन करवाएंगे, जिस एग्रीमेंट का नाम होगा सुदरैनिटी। जिस एग्रीमेंट का नाम क्या होगा? सुदरैनिटी। सुदरैनिटी, सुवरैनिटी नहीं सुदरैनिटी, याद रखिएगा। अब आप बोलेंगे सर इस सुदरैनिटी एग्रीमेंट का मतलब क्या है? इस सुदरैनिटी एग्रीमेंट का मतलब यह है कि जो ये प्रिंस है, जो यहां पे जो इस ग्रीन वाली रियासत का जो प्रिंस होगा, वो अपने इस लैंड में, ग्रीन वाले लैंड में इंडिपेंडेंट है, कुछ जो मर्जी चाहे कर सकता है, लेकिन वो एक्सटर्नल रिलेशंस डेवलप नहीं कर सकता। अगर उसे करने हैं तो एक्सटर्नली क्वीन है जिसके अंडर ये आता है। यानी इंटरनली जो रूलर था उसे बोला क्या तू फ्री है, जो मर्जी करना कर, लेकिन तेरे एक्सटर्नल अफेयर्स, तेरी सुवरेनिटी क्वीन के पास। अब बताइए राजा मना क्यों करेगा? राजा तो खुश ही होगा ना, क्योंकि उसे राज तो इंटरनली करना ना, एक्सटर्नली उसने क्या करना? किसी और सरकार से गवर्नमेंट बना के या रिश्ते बना के। तो इसीलिए इन्होंने साइन किया सुवरेनिटी। इस सुवरेनिटी साइन करने के बाद वी हैड टू इंडिया। एक था ब्रिटिश इंडिया जो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल करता था, ये रेड वाला। दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स, ये वो रूलर्स थे जिन्होंने सुदरैनिटी एग्रीमेंट साइन किया हुआ था। तो गांधी जी ने जब अपने दोस्तों को कहा कि डियर इंडियंस, जो रास्ता है वो ये कि हम फेडरेशन बनाएंगे, तो फेडरेशन किसकी बनाएंगे? हम फेडरेशन बनाएंगे प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया की। हम इन दोनों की फेडरेशन बनाएंगे, यानी हम एक इंडिया बनाएंगे। दो इंडिया नहीं होने चाहिए, दो भारत नहीं होने चाहिए, हमारे पास एक ही भारत होना चाहिए। ओके, अभी जैसे ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट से वैसे नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने बोला हम प्रिंसली स्टेट्स वालों को बोलेंगे कि आप सुदरैनिटी को छोड़ दें, यू लीव सुदरैनिटी, आप सुदरैनिटी को छोड़ दें। और ब्रिटिश इंडिया में गांधी जी ने दो डिमांड कर दी। पहला बोला सेपरेशन ऑफ पावर लेके आओ, दूसरा बायकैमरलिज्म लेके आओ। हम क्या मांगेंगे? बायकैमरलिज्म, यानी दो हाउसेस, जैसे आज है लोकसभा एंड राज्यसभा। तो गांधी जी की पहली डिमांड ये थी, पहला माइलस्टोन ये था। फिर इंडियंस ने पूछा कि मालिक आगे क्या करना है, इसके बाद कितने टाइम में हमें आज़ादी मिल जाएगी? तो गांधी जी कहा 50 साल लगेंगे। वापस इंडियंस ने बोला मालिक थोड़ा जल्दी कर दो, और थोड़ा जल्दी कर दो यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 70 से आप 60-70 से आप 50 पे ही आए। तो गांधी जी ने कहा जब ये हमें मिल जाएगा उसके बाद हम मांगेंगे होम रूल, हम डोमिनियन स्टेटस मांगेंगे। हम क्या मांगेंगे? डोमिनियन स्टेटस, जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के डोमिनियन, हम वो मांगेंगे। तो गांधी जी ने बोला दूसरा स्टेप होगा। डोमिनियन स्टेटस में क्या होता है? दो हेड होते हैं कंट्री में, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट हमारी रहेगी क्वीन, हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा इंडियन। गांधी बोला हम ये मांगेंगे। बोलो उसके बाद जब ये सब हमें मिल जाएंगी, दो मांगे, फिर हम तीसरे स्टेप में सुवरेनिटी मांग लेंगे, सोवरेन हो जाएंगे, हम आज़ादी मांग लेंगे। बोला इसमें 40 से 50 साल लगेंगे, टाइम कम हो गया। अब 30, अगर तुम नॉन वायलेंस के साथ चलते हो तो 30 साल में हमारा काम पूरा हो जाएगा। दिस इज व्हाट गांधी जी सेड। लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी, ना ब्रिटिश ने हमें कभी फेडरेशन दिया, ना कभी डोमिनियन स्टेटस दिया, हमें सीधे आज़ादी मिली। लेकिन गांधी जी आने के बाद जो डिमांड से जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो यही है।
यानी 1915 के बाद पूरी हिस्ट्री इसी पे चलेगी। पहले इंडियन फेडरेशन मांगेंगे, फिर 6 स्टेट्स को बोलेंगे आप सुवरेनिटी छोड़ दो। ब्रिटिश इंडिया में बोलेंगे सेपरेशन ऑफ पावर लाओ, बायकैमरलिज्म लाओ। उसके बाद डोमिनियन स्टेटस मांगेंगे 1930s के बाद, उसके बाद सीधे आज़ादी। चला प्रोसीजर हमारा ऐसे ही, लेकिन मिली सीधे हमें आज़ादी। तो गांधी जी ने जब ये बंदे को समझा दिया, उसके बाद वी हैड द फर्स्ट एक्ट जो था, दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। अब होगा ये कि गांधी ने रास्ता तो बता दिया, गांधी जी ने डिमांड्स तो बता दिए। ब्रिटिशर्स गांधी जी की डिमांड्स मानेंगे नहीं, गांधी जी हो जाएंगे उदास, सैड हो जाएंगे, तो फिर गांधी जी एक मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। तो पैरेलल में आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो सब इसी जब लाइन पे जो गांधी जी मांग रहे हैं वो नहीं मिलेगा, तब गांधी जी सैड हो जाएंगे। गांधी जी सैड हो जाएंगे तो मूवमेंट लॉन्च हो जाएगी। जैसे पहला एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गांधी जी आने के बाद, गांधी जी की डिमांड्स रखने के बाद। क्या क्या डिमांड्स गांधी जी ने रखी थी? फेडरेशन में क्या प्रिंसिपल स्टेट्स को बोला था सुवरेनिटी छोड़ो, ब्रिटिश इंडिया में बायकैमरलिज्म लाओ, सेपरेशन ऑफ पावर लाओ। सेपरेशन ऑफ पावर मींस लाइक द 7th शेड्यूल। 3 लिस्ट है वहां पर, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वही सब लेके आओ। अब ब्रिटिशर्स भी ढीठ थे, ब्रिटिशर्स ने भी कहा था हम तो इतनी आसानी से तो मानेंगे नहीं भाई। अब देखते हैं क्या होगा। गांधी जी ने मांगा था फेडरेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रिंसी रूलर्स से कहा कि भाई आपको गांधी कह रहे हैं इंडियन फेडरेशन का पार्ट बनो, क्या आप सुवरेनिटी छोड़ोगे? उन्होंने मना कर दिया, भाई क्यों छोड़ेंगे, वो तो इंडिपेंडेंट है। तो गांधी जी को पहला ही झटका तब लगा जब प्रिंसली स्टेट्स रिफ्यूज्ड टू लीव सुवरेनिटी। उन्होंने कहा बनाएंगे नहीं, हमें जरूरत ही नहीं। दूसरा, गांधी जी ने कहा था सेपरेशन ऑफ पावर लाओ। ब्रिटिशर्स क्या लेके आए थे? डायआर्की लेके आए थे। क्या लेके आए थे? डायआर्की लेके आए थे। व्हाट डू यू मीन बाय डायआर्की? गांधी जी ने तो सिंपल डिमांड की थी सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? सर प्रोविंशियल लिस्ट अलग कर दो, यूनियन की लिस्ट अलग कर दो, कंकरेंट लिस्ट अलग कर दो। लेकिन ब्रिटिशर्स लेके आते हैं डायआर्की। क्या लेके आते हैं? डायआर्की। अब डायआर्की होती क्या है यहां पे देखें, बिल्कुल सिंपल स्टेप से इसे समझ लें। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया था। पहले थे जिसे हम कहते थे यूनियन सब्जेक्ट्स या फेडरल सब्जेक्ट्स, जिसे हम कहते थे फेडरल सब्जेक्ट्स, यानी जो डायरेक्टली सेंटर के पास थे, वाइसरॉय के पास थे, ये सीधे वाइसरॉय के पास थे। इस पे कानून बनाता था इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दूसरे थे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में यानी इंडियन सब्जेक्ट्स में 2 हिस्सों में बांट दिए। पहले थे फेडरल सब्जेक्ट्स जो सीधे मेन सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए, वाइसरॉय के हाथ में दिए गए, ये इंपॉर्टेंट थे सारे। फिर जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट थे उन्हें प्रोविंसेस में बांटा गया। तो कहीं ना कहीं गांधी जी का अगर आप ऊपर से देखोगे सपना सच तो हो रहा है यार, क्योंकि सब्जेक्ट्स को बांटा जा रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर हो रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, यहां पर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी 2 हिस्सों में बांटा। पहले थे ट्रांसफर्ड, दूसरे थे रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड वो सब्जेक्ट्स थे जिन पे कानून बनाएंगे अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यानी 1919 से प्रोविंसेस में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो कानून बनाने शुरू हो गए थे। तो ये उनको कहते थे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे प्रोविंसेस में भी जिन्हें रिजर्व रखा गया था, जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, रेवेन्यू, उसको वापस से डाल दिया गया था वाइसरॉय के अंडर। यानी गांधी जी मांग रहे थे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर। ऐसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सेपरेशन तो किया लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स को रिजर्व बना के वापस वाइसरॉय के अंडर रख दिए। एक डायग्राम है ये डायआर्की की, ये डायग्राम है डायआर्की की। सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन डायआर्की की यही है कि सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया। गांधी जी ने बोला क्लीन सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। फिर फेडरल सब्जेक्ट्स अलग थे,
लेकिन प्रोविंसेस को दो हिस्सों में बांटा गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड वाले प्रोविंसेस को दे दिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को, लेकिन वो लीस्ट इंपॉर्टेंट थे, सड़कें वड़के थे उसमें, सैनिटेशन वगैरह उसमें थे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे प्रोविंसेस में भी, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे उसको रिजर्व लिस्ट में डाला और रिजर्व लिस्ट वापस से वाइसरॉय के अंडर रखती। यानी इंडियंस को क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर दिया ही नहीं। इस सिस्टम को बोलते हैं डायरकी। गांधी जी हो गए सैड, क्योंकि गांधी जी ने जो डिमांड किया था गांधी जी को मिला ही नहीं। गांधी जी ने पहले मांगा था प्रिंसली स्टेट्स फेडरेशन मांगा था, सुजरैनिटी छोड़ने का, तो उनने भी मना कर दिया। शौक पे शौक लगे जा रहे हैं गांधी जी को। फिर गांधी जी ने मांगा था कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर, गांधी जी को दे दिया डायरकी, तो गांधी जी यहाँ भी बड़े नाखुश थे। फिर गांधी जी ने, आपको याद होगा, मांगा था बायकैमरलिज्म, यानी अपर हाउस में दो हाउस, अपर जो यूनियन फेडरल का जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें दो हाउसेज होने चाहिए। अब आप बोलेंगे दो हाउसेज क्यों? एक में लोगों की जो मांगे हैं वो सुनी जाती है, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, एक में स्टेट की मांगे सुनी जाती हैं जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। तो गांधी जी क्लियर कट चाह रहे थे कि बायकैमरलिज्म आए। 1919 के एक्ट में इंडिया में बायकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये एक चीज याद रखना, बायकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये चीज याद रखना, वाज इंट्रोड्यूस्ड, पहली बार आया बायकैमरलिज्म, बड़ी बात थी। यहां पर बना एक अपर हाउस, एक बना लोअर हाउस, लेकिन अपर हाउस वाज ओनली एडवाइजरी। जैसे आज अपर हाउस और लोअर हाउस के जो पावर्स है ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन तब जब 1919 में बायकैमरलिज्म आया, अपर हाउस ओनली एडवाइजरी था। तो फिर से वापस से गांधी जी के कोर डिमांड को अनदेखा किया गया था, इसीलिए गांधी जी वापस से हो गए सैड। हाँ, एक चीज हुई, गांधी जी ने बोला था कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ा जाए, कांग्रेस की भी डिमांड थी। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना, जो बाद में जाके यूपीएससी बना। याद रखिएगा, खाली सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना। उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड किया गया क्रिश्चियंस को, सिख्स को एंड एंग्लो इंडियंस को। इससे पहले 1909 में मॉरल मिंटो रिफॉर्म्स में मुस्लिम्स को दिया गया था, अब तीन को दिया गया, SAC सिख्स, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस। ये चीज याद रखिएगा। अब ओवरऑल गांधी जी क्या होंगे आपके हिसाब से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से क्या होंगे? ओवरऑल खुश होंगे? नहीं यार, वो डिमांड ही पूरी नहीं हुई थी। गांधी जी सैड है भाई, सैड है गांधी जी। गांधी जी ने व्हाट्सएप से DP हटा दी। अब गांधी जी लेके आ गए द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी गांधी जी ने टेम्पो उठाया 1919 में, 1915 में आए, डिमांड्स नहीं मानी, लो चले गए गांधी जी, मूवमेंट लॉन्च हो गई, कौन सी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब वापस से ब्रिटिशर्स पे असर पड़ेगा, वापस से ब्रिटिशर्स पे क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपको पता ही है, एक सक्सेसफुल मूवमेंट थी, भले ही गांधी जी ने उसको वापस ले लिया, लेकिन इट वॉज ए सक्सेसफुल मूवमेंट। इट वॉज ए मैसेज टू द ब्रिटिशर्स कि इंडिया आर नाउ चेंजिंग, इंडियंस आर नाउ चेंजिंग द मेथडोलॉजी ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन। अब वो प्रेयर्स, पिटीशन, प्रोटेस्ट वाला काम नहीं चल रहा है। इसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि इंडिया में देयर वाज द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म आल्सो, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स का इंडिया में राइज हो गया था। कहीं ना कहीं जो यंगस्टर्स थे वो इससे भी प्रभावित हो रहे थे। ओवरऑल गांधी जी का मेथड, राइज ऑफ रेवोल्यूशनरिज्म, दोनों का ब्रिटिशर्स पे बहुत असर पड़ा, क्योंकि बीच में आपको याद होगा कि तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के करके ब्रिटिशर्स का काफी नुकसान भी हो रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक चीज और लिखी थी कि अगले 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू किया जाएगा। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करना था 1929 में, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स का वो असर पड़ रहा था ब्रिटिशर्स के ऊपर कि उन्होंने 1927 में ही अनाउंस कर दिया कि हम लोग इसे रिव्यू करेंगे। दैट मीन्स हम लोग एक कमेटी बनाएंगे जो वर्किंग देखेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की, और हमें बताएगा कि व्हाट आर द लूप होल्स, अपनी रिपोर्ट देगा।
यानी काम जल्दी हो रहा था, बट स्टिल इंडियंस वर अनहैप्पी विद दिस। पहला तो सरकारी काम जल्दी हो रहा है, लेकिन तो भी इंडियंस जो थे इससे खुश नहीं थे। खुश इसलिए नहीं थे बिकॉज जो ये कमेटी बननी थी इसमें कोई इंडियन मेंबर था ही नहीं। 3 फरवरी 1928 को ये कमेटी इंडियन पहुंचती है, नाम था साइमन कमीशन। इसे लीड कर रहे थे सर जॉन साइमन। इसमें एक मेंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिन मेंबर का नाम है सिलेमेंट अटली, क्योंकि जब इंडिया आजाद होगा 1947 में अटली प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में लैंड करता है, बायकॉट किया जाता है बाय ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। बायकॉट इसलिए किया जाता है क्योंकि देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन इट। तब मेरे को, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बर्कनहेड एक चैलेंज देते कि इंडियंस आर नॉट कैपेबल ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियंस को भी पता नहीं है हाउ लॉज आर फ्रेम्ड, बट स्टिल मई 1930 में ये अपनी रिपोर्ट दे देते। इसी टाइम पे कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है, जहां 1905-6 में जो डिमांड उठी थी स्वराज की, उससे अब इंडियंस डिससेटिस्फाइड थे। 1929 में स्वराज की डिमांड वाज रिप्लेस्ड बाय पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इसी में अनाउंस किया गया कि 26 जनवरी वुड बी स्पेंट एज द पूर्ण स्वराज दिवस एवरी ईयर। तो इंडिया ने, अब कांग्रेस ने भी गियर चेंज कर दिया था। वहीं जो बर्कनहेड ने कहा कि इंडियंस आर नॉट कैपेबल, इसमें ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाता है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट बनाते हैं 1928 में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अपोजिट में मोतीलाल नेहरू भी अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, जिन्ना भी अपने 14 पॉइंट्स बनाते हैं। तो प्रेशर काफी ज्यादा पड़ रहा था इंग्लैंड के ऊपर। और इसी टाइम पे, अगर आपको पता है, यूरोप में देयर वाज अ सीजन ऑफ वॉर गोइंग ऑन, वर्ल्ड वॉर आने वाली थी। ओके, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इंग्लैंड में वॉर आने वाली, वर्ल्ड वॉर 1940s में। दिस इज 1930s। 1930s में इंग्लैंड में पॉलिटिकल पार्टीज का चेंज हुआ था। आपको पता होगा देयर आर 2 मेन पार्टी फैक्शंस इन इंग्लैंड, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स। अब पावर चेंज हो चुका था। अब पावर कहीं ना कहीं लिबरल्स की ओर हाथ में जा रहा था, जो इंडिया की आजादी को लेकर थोड़े ऑप्टिमिस्टिक थे। इसके बाद वॉर आ जाएगी, उससे इंडिया को और एडवांटेज मिलेगी। लेकिन अभी जो एडवांटेज इंडिया को मिलनी है वो ये है कि ब्रिटिश में पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो बर्कनहेड ने बोला इंडियंस आर नॉट कैपेबल, नेहरू रिपोर्ट, जिन्नास 14 पॉइंट। प्रेशर पड़ा। गांधी जी को इरविन ने बोला कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करिए, गांधी इरविन पैक्ट होता है। अब उन्हें बोला गया कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए, बैठे, वहां पर बात करिए। गांधी जी डिडंट वांट इट, पर्टिकुलरली कांग्रेस भी नहीं चाहती थी, बिकॉज उन्होंने अब पूर्ण स्वराज की डिमांड फॉरवर्ड कर दी थी। दे वांटेड नाउ कि टॉक्स नहीं होनी चाहिए ब्रिटिशर्स के साथ, वी डायरेक्टली वांट द पूर्ण स्वराज। इसीलिए द मूवमेंट आल्सो लॉस्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते गांधी जी, फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाते हैं। बट यहां पर वापस से डेडलॉक आता है जब सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है डिप्रेस्ड क्लास को। गांधी जी ने कहा ये हिंदुइज्म को तोड़ने वाली बात है। दस ही केम बैक। गांधी जी वापस आते हैं एंड दिस सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस्ड क्लास वाज गिवन बाय रामसे मैकडोनल्ड, जो इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। उसे कहा जाता है मैकडोनल्ड अवार्ड भी। Gandhiji returned. Gandhiji came back to India. He was arrested, kept in the
यरवडा जेल, जहाँ पे वो फास्ट ऑन टू डेथ पे बैठ गए। अंबेडकर जी जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तब पूना पैक्ट होता है, फिर गांधी जी अपना अनशन तोड़ते हैं। देन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको भी अटेंड नहीं किया। जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डिस्कशंस थी, और जो गांधी जी ने पहले मैप बताया था, वो तो अभी भी मांगे पड़ी हुई थी। ऑल ऑफ देम मिक्स केम अप इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द एक्ट जिस पे मैक्सिमम हमारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, मैक्सिमम इसी पे बेस्ड है। इसमें गांधी जी की मैक्सिमम मांगे जो थी मान ली गई थी। इसमें लिस्ट सिस्टम आ गया था, 3 लिस्ट बनी थी, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट। यानी डायरकी वाज अबॉलिश्ड इन प्रोविंसेस में हटा दी गई थी, सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। सेंटर के कुछ सब्जेक्ट्स थे जो वाइसरॉय के पास रखे गए थे, डिफेंस था जिसमें। फिर इसी में आरबीआई बनता है, इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन बनी, भले ही वो कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि प्रिंसी स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया, बट ऑल इंडिया फेडरेशन वाज मेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें प्रोविंशियल में पब्लिक सर्विस कमीशन बनी, जिसे आज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कही। इसी के बाद यहां पे बाइकैमरलिज्म प्रोविंसेस में भी इंट्रोड्यूस हुआ, 6 प्रोविंसेस में। यहां पर वुमेन लेबर्स को सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड किया गया। जो इंडियन काउंसिल का ऑफिस बना हुआ था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस होता था 1858 में जो बना था इंडियन काउंसिल, उसे अबॉलिश कर दिया गया। अपर हाउस वाज गिवन मोर पावर्स। तो मैक्सिमम जो प्रोविजन है आज हमारे पार्लियामेंट के, वो इसी से आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो कहीं ना कहीं जो गांधी जी की डिमांड्स थी, उन्हीं डिमांड्स के ऊपर ही ये सब हुआ। फेडरेशन बनी पर पूरी कंप्लीट ना बन सकी, डोमिनियन स्टेटस हमने जरूरत नहीं पड़ी, हमने पूर्ण स्वराज मांग लिया। इसीलिए मैंने कहा इसमें से कोई डिमांड नहीं चली, बट दिस वाज द पाथ जिस पे गांधी जी ने हमें चलाया, एंड वी गेन्ड द इंडिपेंडेंस। अगर आप देखेंगे दोनों एक्ट्स में यही डिमांड्स के ऊपर दोनों एक्ट्स हैं, और पूरी मूवमेंट्स भी इन्हीं डिमांड्स पे चल रही है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। हैव ए ग्रेट डे ऑफ यू गाइज। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।